बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सेल अपनी खुराक से एटीपी बनाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटते हैं और उससे बहुत सी एनर्जी खारिज होती है। इसमें से कुछ एनर्जी एटीपीज़ की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और ग्लूकोज की मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है। बाय प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी साथ ही पैदा होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जानदार ऑक्सीजन को अपने माहौल से हासिल करते हैं। इस दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है उसे बॉडी के बाहर खारिज कर दिया जाता है। ऑक्सीजन का अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए जानदार ऑक्सीजन हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं ब्रीदिंग कहलाता है। यानी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दो अलग अलग प्रोसेस हैं। रेस्पिरेशन असल में मैकेनिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस दोनों पर मुश्तमिल है, जबकि ब्रीदिंग एक मैकेनिकल और फिज़िकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए गैसों का तबादला होता है। अब हम देखेंगे कि पौधों में किस तरह गैसेस का तबादला होता है। पौधों में ऐसे ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होते जो माहौल के साथ गैसेस का तबादला करें, बल्कि इसके तमाम सेल इस बात में आज़ाद होते हैं कि वो आज़ादाना तौर पर फ़िज़ा के साथ गैसों का तबादला कर सकें। पत्तों और छोटे तनों के अंदर स्टोमेटा होते हैं। ये अमूमन इनकी एपिडर्मिस में होते हैं। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली सेल की तह को कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए होता है। पत्तों के मेसोफिल सेल्स और स्टेम के अंदरूनी सेल्स में छोटी छोटी एयर स्पेसेस होती हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज में मदद देती हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि किस तरह लीफ सेल्स के अंदर स्टोमा मौजूद हैं, जबकि इसके अंदर मेसोफिल सेल्स के अंदर एयर स्पेसेस को भी बखूबी देखा जा सकता है। ऑर्गेनिज़म्स अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को एटीपीज़ के ज़रिए ही पूरा करती हैं जो कि उनकी एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं। लीफ सेल को अमूमन दो तरह से काम करना पड़ता है। रात के वक्त जब मेसोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है और साथ साथ रेस्पिरेशन भी जारी होती है, इस दौरान फोटोसिंथेसिस से पैदा होने वाली ऑक्सीजन सेल्स के लिए रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है, जबकि रेस्पिरेशन में पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड पौधे फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं। जबकि रात के वक्त ये अमल मुख्तलिफ होता है, क्योंकि रात के वक्त फ़ोटोसिंथेसिस नहीं होती और पौधे फ़िज़ा से ऑक्सीजन हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फ़िज़ा में शामिल करते हैं। बड़े तने या मैच्योर रूट्स जो कि अमूमन बार्क से ढके होते हैं, वो अपने अंदर से पानी और गैसेस को गुजरने नहीं देते, लेकिन इनमें भी बार्क लेयर के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें लेंटिसल्स कहा जाता है। ये हवा को अंदर दाखिल होने में मदद देते हैं। फ्यूजन के ज़रिए गैस मॉलिक्यूल्स यंग रूट्स के अंदर दाखिल भी होते हैं और निकलते भी हैं। ये गैसेस रूट्स के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। पानी में उगने वाले पौधे डायरेक्टली पानी के अंदर से ऑक्सीजन हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर ही खारिज करते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि लेंटिसल्स अमूमन तने की आम सतह से ऊपर उभरे हुए नज़र आते हैं। अब हम इंसानी जिस्म में गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। इंसान और दूसरे बड़े जानवरों में गैसियस एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है। हम इसे दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, यानी एयर पैसेज वे और लंग्स। एयर पैसेज वे हवा का वो रास्ता है जिसके ज़रिए हवा अंदर दाखिल होती है और गैसियस एक्सचेंज के बाद बाहर निकल जाती है। हमारी नाक नेज़ल कैविटी को ढांपे हुए होती है। ये दो सुराखों के ज़रिए बाहर खुलती है जिन्हें नोज़ट्रिल कहा जाता है। ये दरमियान में एक दीवार के ज़रिए दो हिस्सों में तकसीम होती है। इसके अंदर बारीक बाल और म्यूकस होते हैं जो कि बाहर से आने वाली हवा को फ़िल्टर करते हैं और उसे डस्ट पार्टिकल से पाक करते हैं। म्यूकस हवा को मॉइस्ट करता है और इसे गर्म करता है ताकि इसका टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर के तकरीबन बराबर हो जाए। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह नोस्ट्रिल्स के ज़रिए हवा बॉडी के अंदर दाखिल होती है। नोस्ट्रिल्स के अंदर वाले हिस्से जो कि इंटरनल नोस्ट्रिल कहलाते हैं वो फेरिंक्स में खुलते हैं। फेरिंक्स वो हिस्सा है जो हवा और खुराक के लिए कॉमन है। इससे आगे दो हिस्से खुलते हैं
जिनमें से एक एसोफेगस और दूसरा लेरिंक्स है। हवा फेरिंक्स से लेरिंक्स में दाखिल होती है। ग्लोटिस वो ओपनिंग है जो फेरिंक्स को लेरिंक्स से मिलाती है। लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है और ये कार्टिलेज यानी सी शेप्ड बोन्स से मिलकर बना होता है। ये फेरिंक्स से ट्रैकिया को मिलाता है। यहाँ पर लेरिंक्स में दो फाइब्रस बैंड्स होते हैं जिन्हें वोकल कॉर्ड कहा जाता है। जब हवा यहाँ से गुजरती है तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं और इससे आवाज़ पैदा होती है। लेरिंक्स ट्रैकिया में खुलता है जिसे विंड पाइप भी कहा जाता है। ये 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो कि एसोफेगस के सामने होती है। ट्रैकिया की वाल्स भी सी शेप्ड कार्टिलेज से बनी होती हैं। ये कार्टिलेज ट्रैकिया की वाल्स को कोलैप्स करने से बचाते हैं। ट्रैकिया जब चेस्ट कैविटी के अंदर दाखिल होती है तो ये दो ट्यूब्स में तकसीम हो जाती है जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है। ब्रोंकाई की दीवारें भी कार्टिलेजियस होती हैं यानी सी शेप कार्टिलेज से मिलकर बनती हैं। हर ब्रोंकस अपनी साइड के लंग्स में दाखिल होता है और मज़ीद तकसीम होकर ब्रोंकियोल्स बनाता है। यहाँ पर इनमें आहिस्ता आहिस्ता कार्टिलेज ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ये तकसीम होकर छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स बनाते हैं जिन्हें एल्वुलर डक्ट कहा जाता है। ये एल्वुलर डक्ट आगे जाकर एल्वुलाई के गुच्छे के अंदर खुलते हैं। एल्वुलाई हमारी बॉडी को रेस्पिरेटरी सरफेस मुहैया करते हैं। हर एल्वुलाई थैली नुमा होता है और सिंगल सेल्स की लेयर पर मुश्तमिल होता है और इसकी बाहर वाली साइड पर कैपिलरीज़ का जाल बिछा हुआ होता है। पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाती है। यहाँ ये पहले आर्ट्रियोल्स में तकसीम होती है और फिर कैपिलरीज़ में, जो एल्वुलाई के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। ये कैपिलरीज़ मिलकर वेन्यूल्स बनाती हैं और ये वेन्यूल्स मिलकर एक बड़ी वेन बनाते हैं। ये वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं। जब वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होती है तो इसके साथ लिप्स की मूवमेंट, चीक्स की मूवमेंट और टंग की मूवमेंट ये मिलकर आवाज़ पैदा करते हैं। बोलना एक ऐसी सलाहियत है जो सिर्फ इंसान को हासिल है। इसी वजह से इंसान दूसरे जानवरों से सुपीरियर है। ट्रैकिया और ब्रोंकाई की दीवारों के ऊपर सीलिया होते हैं और म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं यानी ग्लैंडुलर सेल्स मौजूद होते हैं। ये म्यूकस पैदा करते हैं जो कि हवा को नमदार करते हैं। इसके अलावा वो डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया जो कि नेज़ल कैविटी में बच जाते हैं वो यहाँ आकर ट्रैप होते हैं। इन सीलिया की हरकत ऊपर की जानिब होती है जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को गले की जानिब धकेल देते हैं जहाँ से वो बाहर निकाल दिए जाते हैं या फिर उन्हें निकल लिया जाता है। साइड पर मौजूद तमाम एल्वुलाई मिलकर एक लंग बनाते हैं। हमारी थोरेक्स कैविटी यानी सीने के अंदर दो लंग्स होते हैं। चेस्ट कैविटी को रिब्स के 12 जोड़े बनाते हैं। इसके साथ रिब मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि इंटरकॉस्टल मसल्स कहलाते हैं। लंग्स के नीचे वाली जानिब एक मस्कुलर स्ट्रक्चर या एक पर्दा होता है जिसे डायाफ्राम कहा जाता है। ये लोअर एब्डोमेन को अपर एब्डोमेन से अलग करता है। लेफ़्ट लंग साइज़ में राइट लंग से छोटा होता है क्योंकि लेफ़्ट लंग के 2 लूप होते हैं और राइट लंग के 3 लूप्स होते हैं। ये नरम और लचकदार हिस्से हैं। लंग्स में ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन का हिस्सा हो सकती हैं। ये 2 मेम्ब्रेन में लिपटे होते हैं, एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और दूसरी इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जो कि लुब्रिकेशन मुहैया करता है जिसके ज़रिए लंग्स ज़्यादा से ज़्यादा आसानी के साथ फैल भी सकते हैं और सुगड़ भी सकते हैं। अब आते हैं मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग की तरफ। एक फ़िज़िकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए गैसों का एक्सचेंज होता है। इसके 2 हिस्से हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन वो प्रोसेस है जिसमें रिब मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं यानी सुकड़ते हैं और ऊपर को उठ जाते हैं। इसके साथ ही गुंबद की शक्ल वाला डायाफ्राम भी कंट्रैक्ट करता है और नीचे की जानिब हो जाता है। इसकी वजह से चेस्ट कैविटी का एरिया फैल जाता है और लंग्स पर दबाव कम हो जाता है। इसके नतीजे में लंग्स भी फैलते हैं और लंग्स के अंदर हवा का दबाव कम हो जाता है। बाहर की हवा अंदर के हवा के दबाव को बैलेंस करने के लिए अंदर दाखिल हो जाती है। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इनवॉलेंट्री होता है यानी खुद ब खुद हो जाता है।
हम इसका रेट तो कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं कर सकते। एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इम्प्योर एयर को बाहर निकाल दिया जाता है। रिब मसल्स रिलैक्स करते हैं और उसके साथ साथ डायाफ्राम मसल भी रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स पर दबाव बढ़ता है। हमारी चेस्ट कैविटी का एरिया भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स कंट्रैक्ट करते हैं। इसके नतीजे में लंग्स में मौजूद हवा पर दबाव बढ़ता है और हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 16 से 20 मरतबा सांस लेता है। हमारे ब्रेन का रेस्पिरेटरी सेंटर इसे कंट्रोल करता है। ये सेंटर ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से मुतासर होता है। हम कोई एक्सरसाइज करें या कोई सख्त मेहनत वाला काम करें तो मसल सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन का अमल बड़ी तेज़ी के साथ होता है, जिसके नतीजे में बहुत तेज़ी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से हमारा ब्रेन का रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होता है। ये हमारे रिब मसल्स और डायाफ्राम को मैसेज भेजता है ताकि वो बड़ी तेज़ी के साथ कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का अमल करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जिस्म के अंदर आ सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके। इसके दौरान हमारा ब्रीदिंग रेट 30 to 40 टाइम्स पर मिनट हो सकता है। डायग्राम में हम रिब मसल्स और डायाफ्राम की मूवमेंट को देख सकते हैं कि ये किस तरह ब्रीदिंग में कारआमद हैं। जब हम इन्हेलेशन के ज़रिए हवा को अंदर ले जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का तनासुब 21%, जबकि बाहर निकालते हुए उसका तनासुब 16% रह जाता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.04% से 4% तक बढ़ जाती है। नाइट्रोजन की मिकदार तकरीबन एक जैसी रहती है। वाटर वेपर्स की मिकदार बढ़ जाती है। पार्टिकल्स अमूमन नहीं होते और टेम्परेचर तकरीबन बॉडी टेम्परेचर के बराबर होता है।